भाई आप बहुत गुस्से में हैं इसलिए तुम्हारी माँ कर रहे हैं। वह हमारी माँ है। नहीं राज, वह तुम्हारी माँ ही है। मेरी माँ को कभी मेरा दर्द दिखा ही नहीं। मेरी माँ ने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसके 3 बच्चों में उसने 2 को तो प्यार से पाला पोसा, पर मेरी बहन की वजह से वह मुझे भी भूल गई। तो तू ही बता कैसे कहूँ कि मेरी माँ है वो। तुम सबको क्या लगता है मैं इतना बुरा क्यों बना? अकड़ू कहते हो ना तुम सब मुझे। मेरे अकड़ू बनने की ऐसी क्या वजह है? मैं भी बहुत तरसा हूँ प्यार के लिए। अपनी आंखों के सामने देखता था माँ तुम्हारे स्कूल जाती थी, तुम्हारे कार्ड पर साइन करती थी, पर मेरे कार्ड पर साइन करने से पहले गरिमा का चेहरा दिख गया तो पेन उठाकर फेंक देती थी। अब तुम ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर मेरी माँ ने मेरा एक भी फर्ज नहीं निभाया तो मेरी माँ कैसे होगी? 15 साल की उम्र में मैं अपनी बहन का गार्जियन बना। लोगों के माँ बाप चाहते थे, बहुत हाथ जोड़े तुम्हारी माँ के, पर उन्होंने मना कर दिया। अपनी स्कूल की छुट्टी करके उसके स्कूल जाता था। उसका गार्जियन बन के कई लोग तो हंसते थे मुझ पर। ऐसे ना जाने कितने किस्से हैं। और घर घर के तो हर पहलुओं को तुम समझते हो। उसका बंटवारा तो ना जाने कब का हो चुका है। घर का आधा हिस्सा जिसमें माँ रहती थी, मैं और गरिमा वहाँ नहीं जा सकते। और आधे हिस्से में जहाँ हम दोनों रहते हैं वहाँ माँ आती नहीं। तुम दोनों भाई ही हो मेरे लिए जो चहल पहल रखते हो, घर की बात बाहर नहीं जाने देते। अगर इतनी कड़वाहट है उनके मन में तो हम सबके साथ रहने का क्या फ़ायदा? पर बिग बी, आपने यह सोचा है जब आप ऑफिस में होंगे तो गरिमा का ख्याल कौन रखेगा? क्या वह घर में अकेली रहेगी? नहीं राज, दीनू काका होंगे ना हमारे साथ, उनसे मैं बात कर लूँगा। और मेरा क्या, मैं लटकती हुई तलवार था अब तक दोनों के बीच में। कभी यहाँ से मार खा रहा था, कभी वहाँ से, कभी इसके दर्द को काट रहा था, कभी उसके दर्द को। अब मेरा क्या होगा? और मैं तो फिर भी कड़क दिल वाला हूँ, यही कहते हो ना आप लोग। पर सतीश का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? वह जितना माँ की छत्र छाया में रहता है उतना ही आपकी। आप में उसे अपने पिता नजर आते हैं। तुम दोनों को किसने रोका है? तुम दोनों कभी भी आ जा सकते हो। वह पुराना बंगला पिताजी का है, उस पर तुम सबका अधिकार है और तुम्हारी माँ का भी। मैं तो बस गरिमा के लिए इस घर से दूर जा रहा हूँ। बिग बी, आपने गरिमा से इस बारे में बात की? मैं जानता हूँ वह आपकी बात नहीं टालेगी। आप जो कहेंगे उसका जवाब हाँ ही होगा। क्यों नहीं टालूंगी? भाई ने मुझ पर कभी बंदिश नहीं रखी है। और भाई, आप गलत फैसला ले रहे हैं। आप मेरे दिल के बारे में मत सोचो। मेरा दिल बहुत बड़ा है और मैं जानती हूँ एक ना एक दिन माँ के दिल में मेरे लिए प्यार ज़रूर जागेगा। वह मुझे बड़े ही प्यार से अपने गले लगाएंगी और कहेंगी तुझे इतने दिन अपने से दूर रखकर गलत किया मैंने। भाई, दूरियां एक छत के नीचे रहकर ही मिटाई जा सकती हैं। अगर हम दूर चले गए तो दूरियां बढ़ जाएंगी। वैसे भी आप दोनों के बीच में आ गई, तब से आप दोनों का बोलना बंद है। इसके लिए मैं हमेशा अपने आप को कोसती हूँ। इस गलतफहमी में कभी मत रहना छुटकी। माँ से इतने साल तक ना बोलने की वजह सिर्फ माँ ही है, तू नहीं। इतने में ही आनंद का फ़ोन बजता है। हाँ नंदनी बोलो। नहीं नहीं, आज घर जा रहा हूँ, कल से तुम्हारा ब्रेकफास्ट बहुत मिस करूँगा। कोई बात नहीं, तुम भी अब अपने काम में बिजी हो। बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगा मैं खुद। और इतना कहकर फ़ोन रख देता है। राजू और गरिमा दोनों ही कुटिल सी मुस्कुराहट के साथ आनंद की तरफ देखते हैं और बड़े ही प्यार से पूछते हैं, क्या कहा नंदिनी मैडम ने? आनंद हक्का बक्का रह जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर अचानक से गुस्सा करके कहता है, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी इंसानियत के लिए। ओहो इंसानियत! और फिर राज और गरिमा हंसने लगते हैं। हमें भी सब कुछ समझ में आ रहा है भाई, हमसे भी कुछ छुपा नहीं है। इतने में ही सतीश आकर कहता है, चलिए भाई, मैंने हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, अब हम घर जा सकते हैं। भाई, मैं आपका सामान समेट लेता हूँ और फिर चलते हैं। डॉक्टर ने आनंद को थोड़े दिन सावधानी बरतने के लिए कहा है, क्योंकि उसके सर की चोट पूरी तरह से भरी नहीं है और पैरों का फ्रैक्चर थोड़ा सा बाकी है, तो हमेशा कोई ना कोई उसके साथ रहे, ऐसा कहा गया है। अच्छा सुनो सतीश, कल मैं रक्षा सूत्र फैक्ट्री की तरफ जानना चाहता हूँ कि वहाँ का काम कैसा चल रहा है। तुम दिनेश को इन्फॉर्म कर देना, मैं कल वहाँ आ रहा हूँ। भाई, पर आप इस हालत में? अभी तो हम सबके सामने डॉक्टर ने कहा कि आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, सतीश बोला। तो आनंद ने कहा, ड्राइवर रहेगा ना मेरे साथ, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं चल फिर सकता हूँ, चोटें लगी हैं, अपाइज नहीं हुआ। मन ही मन बुदबुदाते हुए सतीश बोला,
आपको तो हर बात में गुस्सा आता है। अच्छा कहो फिर भी, बुरा कहो फिर भी। हम न जाने कौन सी मिट्टी से बने हैं। सच में सही कहते हैं सब लोग, आप बहुत ही खड़ूस हो। क्या कहा तूने सतीश? मैंने कुछ सुना। साफ साफ नहीं सुनाई दिया, ज़रा फिर से बोलना। अरे कुछ नहीं भाई, मैं तो बस ये कह रहा था कि अभी आप घर भी नहीं पहुंचे और अभी से आप काम के पीछे लग गए। सच में कितने सुपर एक्टिव हैं आप। वह तो मैं हूँ ही, पापा ने सिखाया है मुझे। बाकी हालात चाहे कुछ भी हो, पर जिसकी वजह से रोजी रोटी चलती है उसके आगे हर चीज़ फेल है। पहले अपना काम काम चला तो सबके मिलते हैं दाम। एक तरफ से गरिमा और दूसरी तरफ नेहा दोनों आकर आनंद को सपोर्ट देती हैं और गाड़ी तक बैठाती हैं। दोनों भाई एक तरफ खड़े होकर हंस रहे थे। सतीश बोला, क्या मज़े हैं ना बिग बी के। एक तरफ हिंदुस्तानी, दूसरी तरफ कनाडियन। वह इसलिए कि आनंद भाई ने हाथ दिया है, वरना वरना उन्हें कोई सपोर्ट दे, यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी आज बहनों ने संभाला है और दोनों हंसने लगते हैं। चल अब हमें भी तो घर पहुंचना है ना, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। इतना कहकर राज चला जाता है। घर पहुंचते ही माँ के कहने पर नेहा आरती का थाल लेकर आनंद की आरती उतारती है और वेलकम बैक टू होम कहती है। सब घर में पहुंचते हैं। जैसे ही आनंद लिविंग एरिया देखता है, देखता ही रह जाता है। पूरा घर बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया हुआ था। बीच में टेबल पर एक छोटा सा केक जिस पर गरिमा और आनंद लिखा था। चाकू देते हुए नेहा ने गरिमा और आनंद को टेबल के सामने खड़ा किया और बोली, उस दिन केक काटने के बाद की खुशियों को नज़र लग गई थी। आज का माहौल खुशी खुशी गुजारेंगे। आनंद जबड़ा भींचते हुए कहता है, उस दिन की खुशियों को तुम्हारी बुआ ने ही नज़र लगाई थी नेहा। पर गरिमा उसकी तरफ देखकर ना में सिर हिलाते हुए उसे चुप करा देती है और धीरे से कहती है, भाई बीती हुई बातें भूल जाइए, और केक का पीस खिलाते हुए कहती है, लव यू भाई, वेलकम होम। आनंद भी उसे केक खिलाता है और मुस्कुराता है। इधर फ़ोन पर बात करते हुए दो अजनबी पहली आवाज़ में, मैंने तुम्हें जिस काम से मुंबई भेजा था वह पूरा हो रहा है या नहीं? दूसरी आवाज़, सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, शुरुआत तो मैंने कर दी है। बहुत जल्दी मंजिल के करीब ही पहुँच जाऊँगा, आपको अपडेट देता रहूँगा। पहली आवाज़, गुड, वेरी गुड। तुम जितना जल्दी अपनी मंजिल के करीब पहुँचोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा होगा। इतना ध्यान में रखो, तुम जो भी करोगे उससे आनंद मलिक को दर्द होना चाहिए। उसे ऐसी जगह चोट देना ताकि वह ज़िंदगी भर रोए। अगर तुमने इतना कर दिया तो तुम्हें अपनी कंपनी में 25% का पार्टनर बना लूँगा। दूसरी आवाज़, आप भरोसा रखिए मुझ पर सर, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, और अब आपने मुझे अपना पार्टनर बनाने का सोचा है तो आपका काम जी जान से करूँगा और इतने मज़े लेकर करूँगा, इतने मज़े लेकर करूँगा कि आनंद मलिक को सिर्फ मिर्ची लगेगी ही नहीं, जलेगी भी। और दोनों ही खूंखार हंसी से हंसते हैं। पहली आवाज़, अच्छा एक बात का और भी ध्यान देना, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी वहाँ पर छुपा कर रखनी है। मेरा दोस्त श्रीकांत इसमें तुम्हारी मदद करेगा। किसी को गलती से भी खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम कौन हो और आए कहाँ से हो। तुम्हारे रहने और खाने का सारा प्रबंध करवा दिया गया है। दूसरी आवाज़, थैंक यू सो मच सर, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। और आज शाम मैं श्रीकांत जी से मिलने वाला ही हूँ, और आप यकीन कीजिए मुझ पर, आपका काम 100% हो जाएगा। आनंद मलिक की अब खैर नहीं। और फिर से दोनों जन खूंखार हंसी में हंसते हैं और फ़ोन कट होता है। गरिमा कॉलेज जाती है, हमेशा की तरह अपनी सहेलियों में हंसती खेलती क्लास में जाती है। ऐसे बहुत सारे लड़के जो उसकी खूबसूरती पर मरते हैं, पर वह किसी को घास तक नहीं डालती, क्योंकि अपने भाइयों से इतना प्यार पा चुकी थी कि किसी और चीज़ की मोहताज नहीं थी। पर कोई था जो उसे ना जाने कितने दिनों से देखता था, पसंद करता था, उससे बात करना चाहता था, पर डरता था। गौरव, अगर तुम दूर से ही उसे देखते रहोगे तो वह तुम्हें कभी भी घास नहीं डालने वाली। पता है ना वह कितनी डिफिट लड़की है। तुम तो उसे गुंडे भेजकर भी नहीं पटा सकते, क्योंकि तुम्हें हीरो बनने का वह मौका ही नहीं देगी। वह तो खुद कराटे की ब्लैक बेल्ट है, सबकी छुट्टी कर देती है। ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूँ, बस वह सामने आते ही मुझे कुछ हो जाता है, मैं बोल ही नहीं पाता उसे कुछ। दिल में गिटार बजने लगते हैं, हवाएं अलग तरीके से चलती रहती हैं, आसपास कोई नज़र ही नहीं आता, बस वो ही वो दिखती है। और वैसे भी मुझे दिखावा करके उसका प्यार नहीं पाना है। मैं सच में उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर चलो, लेक्चर का टाइम हो गया। इसकी गाड़ी फिर से आकर पर पे रुक गई। उसे भी प्यार करने के लिए 3 मुस्टंडों की बहन ही मिली थी। सभी अपनी क्लास में आते हैं। गरिमा और गौरव भी अपनी क्लास अटेंड करते हैं अपने अपने दोस्तों के साथ।
आज कोई लेक्चरर ना आकर प्रिंसिपल सर ही क्लास में एंटर हुए। लेक्चरर पवन सिंह की तबीयत खराब होने की वजह से नए लेक्चरर को अपॉइंट किया गया था। उन्हीं को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आज प्रिंसिपल सर क्लासरूम में आए। स्टूडेंट्स, आपके पवन सिंह सर अगले 3 महीने तक नहीं आ पाएंगे। जब तक कि पूरी तरह से उनकी हेल्थ में सुधार ना आ जाए, तब तक आपको यहाँ पढ़ाने के लिए मोस्ट एलिजिबल पर्सनैलिटी मिस्टर संजय, जो कि आपके लेक्चरर पवन सिंह की जगह पर पढ़ाएंगे। आज से बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट आप लेक्चरर संजय से ही सीखेंगे। संजय की एंट्री होती है, जो लेक्चरर न दिखकर किसी स्टूडेंट की भांति दिख रहा था। क्लास की आधी लड़कियां तो बस उन्हें देखती ही रह गई। गरिमा भी उन्हीं में से एक थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना हैंडसम और कॉलेज लेक्चरर का उनके क्लास में आकर उन्हें पढ़ाना उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। मिस्टर संजय प्रिंसिपल सर को धन्यवाद कहते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सोचो कि जैसे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मन में कोई क्वेश्चन है तो बिंदास पूछिए। जब तक आपकी और मेरे अंदर की दूरियां मिटेंगी नहीं, तब तक हमारे बीच का डर भी नहीं ख़त्म होगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे दोस्त बनकर रहें। सारी लड़कियां तो सर की बोली पर ही इम्प्रेस हो गई थी, बट ये स्टाइल इस तरह से समझाना पहली बार लड़के भी फ्लैट हो रहे थे। पहली बार हटकर कोई ऐसा प्रोफेसर आया जिसने स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश की। एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन हुआ और फिर कुछ चैप्टर्स बायोटेक्नोलॉजी के पढ़े गए। फिर बेल बज गई और संजय सर वहाँ से निकल गए। क्लास में हर जगह लेक्चरर संजय की ही बातें हो रही थी। लुक्स के साथ ही साथ वो एक ग्रेट लेक्चरर भी थे। तब एक लड़का गरिमा से कहता है, गरिमा, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। प्रिंसिपल श्रीकांत सुब्रमण्यम का ऑफिस। मैं कम इन सर। गरिमा कहती है, ओह यस प्लीज़ कम इन गरिमा। आज सुबह तुम्हारी क्लास में मैंने इंट्रोड्यूस किया है संजय सर को। जी सर, आपने सुबह ही मिलवाया हम सभी से और इन्होंने अपनी इतनी अच्छी छाप छोड़ी है। यह हर जगह बस अब इनकी ही चर्चा चल रही है। लुक मिस्टर संजय, ये है गरिमा, गरिमा मलिक। इस कॉलेज की आन बान शान, हमेशा से अव्वल आती है। ये आपको पूरा कॉलेज दिखाएगी। मिस गरिमा, यह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप संजय सर को लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्पोर्ट एरिया और स्टाफ रूम, इसके साथ ही साथ कॉलेज के अंदर एरियाज़ को भी दिखाओगी। इस डेट क्लियर मिस गरिमा? श्योर सर, आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। गरिमा मन ही मन गुस्से में बुदबुदा रही थी। इस पूरे कॉलेज में इस टकले श्रीकांत को मैं ही मिली थी पूरा कॉलेज दिखाने के लिए। अब मेरी सहेली ना जाने क्या क्या बातें बनाएंगी। वैसे इस हैंडसम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। देखते हैं, शक्ल और अकल तो ठीक है, फितरत भी जान लेंगे इसी बहाने। आखिर भाई का न्यूज़ चैनल है मेरे, खबर रखना तो फितरत है हमारी। बड़े ही प्यार से अकड़ते हुए वो सोचती है, तो मिस करीमा चलें, आप दिखाएंगी ना मुझे पूरा कॉलेज? जी सर। इधर सतीश आनंद से कहता है, भाई मंडे को मेरी लास्ट फ्लाइट की ट्रेनिंग है। इसके बाद मैं फाइटर पायलट बन जाऊंगा, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। तो मैं कल जा रहा हूँ भाई, कल शाम की फ़्लाइट से। इतनी जल्दी? कोई बात नहीं, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। जाने से पहले पापा के फ़ोटो से आशीर्वाद ले लेना। दीनू काका का प्रसिद्ध दही शक्कर ले लेना। ओके भाई। सतीश जाने ही वाला होता है कि आनंद एक बार फिर से सतीश को आवाज़ देकर कहता है, सुनो, जाने से पहले अग्रवाल अंकल के घर चले जाना और सत्या से मिल लेना। गरिमा बेचारी तंग हो जाती है उसके सवालों का जवाब दे देकर कि तू कब आएगा। अग्रवाल अंकल के घर क्यों भाई? अब यह भी मैं ही बताऊं या सिर्फ मेरे मुंह से सुनना चाहता है? चल जा यहाँ से। छोटे सुन, जब तू फाइटर पायलट बन जाएगा और अपनी पहली उड़ान भरेगा, तो कश्मीर के ऊपर से ज़रूर उड़ाना। पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। जानता है ना तू कि उनका यह सपना था कि उनके बेटों में से कोई एक देश के लिए जाए। मैं तो पहले ही पापा के साथ ऑफिस जाना चाहता था बचपन में। मज़ा आता था उनके साथ। और राज, वह तो अपनी शकला का बोम बोम वाली पेंसिल लेकर जब देखो जहाँ देखो रिपोर्टिंग करने खड़ा हो जाता था। कभी माँ के पास, कभी पापा के सामने। तू तब बहुत ही छोटा था, पर पापा को बहुत उम्मीद थी कि उनका एक बेटा इस देश के लिए किसी भी आर्मी से जुड़े। आखिर आज तो उनका सपना पूरा करने जा रहा है। बहुत फ़ख्र है मुझे तुझ पर मेरे भाई। और आनंद सतीश को गले लगा लेता है। ठीक है भाई, मैं पहले अग्रवाल अंकल के यहाँ जाकर आता हूँ। अरे नहीं छोटे, वह अभी वहाँ नहीं मिलेगी। पहले गरिमा को आ जाने दे, फिर उसके साथ चले जाना। किसी ने हमारा नाम लिया क्या?
लो हम हाजिर हो गए, गरिमा ने कहा। इस पर सतीश मुस्कुराते हुए बोला, लो भाई आ गई आपकी आफत की पुड़िया। गरिमा भी चिढ़ते हुए बोली, क्या कहा आपने सतीश भाई? देखो ना आनंद भाई, आपकी मौजूदगी में भी मुझे आफत बुला रहे हैं। छुटकी, कल जा रहा है वह, एयरफोर्स वालों का फ़ोन आया था, मंडे को उसकी आखिरी फ़्लाइट है। उसके बाद तेरा भाई फाइटर पायलटों में शामिल हो जाएगा। सच में सतीश भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज ही सत्या मुझसे पूछ रही थी कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची, आप फाइटर पायलट बनेंगे भी या नहीं। चलो अब जवाब तो देने को मिला। अब जा लेके इसे सत्या के पास, वह खुद ब खुद जवाब दे देगा उसे। आनंद गरिमा से बोला तो सतीश शर्मा गया और गरिमा का हाथ खींचते हुए अग्रवाल अंकल के घर की तरफ निकल गया। अग्रवाल अंकल का घर। सतीश गेट से अंदर जाता है तो पौधों को पानी देते हुए ही अग्रवाल अंकल उसे मिल जाते हैं। उनके पैर छूता है और उनका हाल चाल पूछता है। मैं भी यहीं खड़ी हूँ, मुझे भी तो देखो। यह जो आज है ना, हेलो अंकल, हेलो अंकल बोलने वाला लड़का आपके सामने खड़ा है ना, यह कल चला जाएगा। तब आपको पूछने वाली यही गरिमा ही रहेगी। मेरी बात याद में रखना अंकल। कमर पर हाथ रखते हुए और बालों को झटकते हुए गरिमा बोली। उस वक्त सत्या छत से कपड़े उतार रही थी। सतीश की कल जाने वाली बात सुनकर अचानक उसे बहुत ही बुरा लगा और वह दौड़कर नीचे आई। यहाँ सतीश भी सत्या से मिलने के लिए अंदर की तरफ भागा जा रहा था और दोनों की टक्कर हो जाती है। सत्या अपना माथा तो सतीश अपनी नाक को सहलाने लगता है क्योंकि सत्या का सर सतीश की नाक से टकराया था। फिर भी दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। आज भी तुम्हारा सर पत्थर की तरह कठोर है, सतीश मुस्कुराते हुए सत्या से बोला। सत्या को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, और तुम्हारी नाक तो आज भी रुई की तरह मुलायम है, जो जरा सी मेरे सर से क्या टकरा गई, बस खून निकाल देती है खुद का। कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ, तुम आसमान में फ्लाइट्स कैसे उड़ाओगे? कहीं हवा का झोंका तुम्हें ही ना उड़ा ले जाए। अच्छा तो इतना कम समझती हो मुझे? अगली बार फ्लाइट में बैठ कर ही आऊँगा और तुम्हारे माथे के ऊपर से उड़ा कर ले जाऊँगा। तब समझ में आएगा मैं कठोर हूँ या रुई की तरह मुलायम। अरे अरे, आते ही तुम दोनों झगड़ा करने लगे। मुझे लगा प्यार से एक दूसरे से बातें करोगे। कब आना हुआ, कब जाना है, फिर कब मिलना है, ये सब छोड़कर तुम लोग झगड़ने लग गए। कमाल के लव बर्ड्स हो यार। इस वक्त तुम दोनों झगड़ोगे, बाद में एक दूसरे को याद करके रोगे भी, और फिर तुम सत्या मेरा सर खाती हो। सतीश का फ़ोन आया, उसने मेरे बारे में पूछा कब आने वाला है और ना जाने क्या क्या। अरे आंटी, तुम्हारे जमाई बाबू आए हैं, स्वागत में लग जाइए उनके। अंदर से सत्या की माँ आती है। सतीश तुरंत उनके पैर छूता है। अरे सतीश बेटा, तुम कब आए? तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं तो आप लोगों से परमिशन चाहता था। मैं कल जा रहा हूँ, ट्रेनिंग ख़त्म होने को आ गई है और बहुत जल्दी फाइटर प्लेन मिल जाएगी। उसके बाद फाइटर पायलट का परमिट, बस तब तक का इंतज़ार है। फिर आप सभी का सपना पूरा कर लूँगा अपने देश के लिए। पर पर क्या लगा रखा है बेटा? खुलकर बोलो ना, तुम्हारा ही घर है। पर मैं आज शाम को सत्या के साथ बाहर जाना चाहता हूँ। सोचा कहीं डिनर पर चले जाएंगे, गरिमा भी होगी हमारे साथ, अगर आप दोनों की परमिशन मिल जाती तो। इतने में ही अग्रवाल जी पीछे से आते हुए, आज तक हमने कभी रोका है तुम्हें? बचपन से तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, समझते हो। हम तुम दोनों पर विश्वास रखते हैं। शाम को सत्या तैयार रहेगी। खुश रहो बेटा। इतना कहकर अग्रवाल जी सतीश के सर पर अपना हाथ फेरते हैं और कहते हैं, काश तुम्हारे पापा होते। पापा नहीं है तो क्या हुआ अंकल, आनंद भाई है ना। उन्होंने पापा की कभी कमी महसूस ही नहीं होने दी। उनके सपने को आनंद भाई खुद का सपना समझकर जगते हैं। लो चलो, गर्मा गर्म चाय और नमक पारे कल मैं बना रही थी तो सत्या ने कहा कि वह भी बनाएगी। उसी के हाथ के हैं, खाकर देख लो। आंटी बहुत अच्छे बने हैं नमक पारे, और चाय भी सुपर्ब है। गरिमा सभी के चेहरे देखकर हंसती है। ठीक है फिर हम चलते हैं, शाम को तैयार रहना सत्या, डिनर के लिए किसी अच्छी जगह चलेंगे। कितनी भी अच्छी जगह जाइए जनाब, आप दोनों कबाब के साथ, यह हड्डी मुफ्त में आएगी। इस पर सत्या हंसते हुए बोली, बिना हड्डी के कबाब हमें भी नहीं भाते। और सत्या का पूरा परिवार हंसी से खिलखिलाकर भर जाता है। वहीं दूसरी ओर गौरव गरिमा के बारे में ही सोचता है। जिस तरह गरिमा ने संजय सर को पूरे कॉलेज के एक एक कोने को इंट्रोड्यूस किया, लाइब्रेरी में चुप्पी के साथ किताबों का इंट्रोडक्शन, लैब में हर सामानों का विश्लेषण, हर प्रकार के स्पोर्ट्स ग्राउंड और गार्डन, उसे हवा में गरिमा के बिगड़ते हुए बाल याद आ रहे थे।
जो उसके गालों पर उड़ रहे थे। वो ये सब चीज़ें संजय सर को दिखा रही थी, पर गौरव उसके पीछे पीछे ही था। वहीं संजय भी गरिमा की तरफ आकर्षित हुए जा रहा था। गरिमा की बातें, उसका हर किसी के साथ बोलने का अंदाज जैसे जादू कर रहा था संजय पर। प्रिंसिपल श्रीकांत सुब्रमण्यम के कहने पर गरिमा ने संजय को स्कूल कॉलेज तो ज़रूर दिखाया, पर उनकी बात खुलकर नहीं हो सकी। अब संजय बहाने ढूंढ रहा है कल गरिमा को किस तरह अपनी बातों में लाया जा सके। गौरव और संजय दोनों ही गरिमा के कायल हो चुके हैं, उसके प्यार में शायद घायल हो चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल लेक्चर संजय सर सभी को पढ़ा रहे हैं, पर उनकी नज़र अक्सर गरिमा के ऊपर टिकी हुई है। गरिमा की बहुत सारी सहेलियों ने यह बात नोटिस की, इसलिए गरिमा ने नज़र तक नहीं उठाई संजय सर की तरफ। इस बात को गौरव भी भली भांति देख रहा था और अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए गुस्से से टेबल के नीचे मारता है और कहता है, अभी मेरी लव स्टोरी शुरू तक नहीं हुई, पर उसमें यह विलेन कहाँ से टपक गया। लेक्चर खत्म होते ही जैसे संजय सर क्लास से बाहर गए, गरिमा उनके पीछे भागते हुए गई। संजय सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ कहो ना गरिमा, तुम्हें सुनने के लिए तो मैं बेताब हूँ। सर क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे ही नहीं पढ़ा रहे थे, पर आपकी नज़रें हमेशा मेरे ऊपर ही थी। मैं जानती हूँ क्यों, आप किसी को पहचानते नहीं हैं। कल कॉलेज दिखाते वक्त थोड़ा बहुत हमने एक दूसरे को जाना, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप पूरे क्लास में सिर्फ मुझे ही देखते रहेंगे। मेरी सहेलियाँ अजीब अजीब सी बातें करती हैं, आपको पता है मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे गरिमा, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है। तुम तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट बन चुकी हो और हर टीचर की नज़र उसके स्टूडेंट पर होती है। अच्छा, अब तक आपने कितने लेक्चर लिए संजय सर? सिर्फ और सिर्फ 2। आपने कोई सवाल भी नहीं पूछा जिससे यह साबित हो सके कि मैं अपनी पढ़ाई में बेहतर हूँ। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं आपकी बेस्ट स्टूडेंट हूँ? अगर आपका रवैया इसी तरह से रहा संजय सर, तो मैं आपके लेक्चर अटेंड करना बंद कर दूंगी। संजय बात को संभालते हुए कहता है, माफ़ करो गरिमा, लेक्चरर की डिग्री के बाद यह मेरा पहला कॉलेज है और ये लेक्चर भी मेरे पहले ही हैं, तो मैं थोड़ा डर सा गया हूँ। सोचा बड़े स्टूडेंट के सामने आज तक कभी लेक्चर नहीं दिया, नॉलेज बहुत है मेरे पास, पर एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए शायद तुम्हारी तरफ देखकर थोड़ा डर कम हो रहा था। अगर तुम मेरे लेक्चर्स लेना बंद कर दोगी तो फिर स्टूडेंट्स में बात होने लगेगी। अच्छा, यही होगा कि मैं धीरे धीरे खुद पर अपने डर पर काबू पाना सीख लूँ। तब तक हो सके तो तुम मेरा साथ दो। संजय वैसे भी उम्र से ज़्यादा तो नहीं दिख रहा था, तो गरिमा ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। वैसे भी हमेशा बेसहारों की सहारा बनती है। आदत से मजबूर उसने हामी भर दी। संजय किसी को फ़ोन लगाता है। सर, मैंने पहला पड़ाव पूरा कर लिया है, गरिमा से अच्छी खासी पहचान बना ली है मैंने, और अब मैं उसे बेझिझक कभी भी मिल सकता हूँ। इसकी परमिशन भी उसने दे दी है। वेरी गुड संजय, तुम जितना जल्दी अपना काम ख़त्म करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें पैसों की किस्त मिलेगी और तुम्हारे परिवार को रिहाई भी। ध्यान रखना, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य की मौत का कारण बन सकती है। नहीं नहीं सर, प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा, मैं आपका काम पूरा करूँगा। आप मेरे परिवार वालों को कुछ मत कीजिएगा। मिस्टर आनंद मलिक की बेबसी, लाचारी और बर्बादी हम दोनों मिलकर देखेंगे। इतना कहकर संजय फ़ोन रख देता है और नीचे गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, यह मैं किस चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने भगवान कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। गरीब था पर किसी के इशारों पर नहीं नाचा, पर आज यह कमीना इंसान मुझे कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। जो दिल नहीं चाहता वह भी करवा रहा है, पर मैं फिर भी सब करूँगा, हंसते हंसते करूँगा। आप मेरे परिवार का ध्यान रखना महादेव डमरू वाले, तेरा बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे परिवार को कुछ मत होने देना। अगले दिन बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर में संजय ने फिर से गरिमा को एकटक देखकर पढ़ाना शुरू किया, ताकि लोगों का ध्यान बटे और गरिमा पर उंगलियां उठना शुरू हों। पर गरिमा भी कम नहीं थी, उसने अपनी सफाई में सबको सच सच बता दिया था। गरिमा ने अपनी इजाज़त देकर संजय को भरोसेमंद साबित किया। यहाँ तक कि जो बात संजय ने बताई थी उसने अपने दोस्तों से शेयर भी कर ली थी, इसलिए आज उसके फ्रेंड्स संजय के लिए अच्छा समझ रहे थे। पर उसी क्लास में बैठा हुआ गौरव, यह सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसे ये कोई सोची समझी साजिश लग रही थी। गौरव का दोस्त रवि, गौरव एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, पर जो चल रहा है ना, इससे तो देखकर यही लगता है कि तेरी नाक के नीचे से तेरी हीरोइन उठा ले जाएगा यह चिकना सर। देख कैसे घूर रहा है गरिमा को, और वह भी तो मुस्कुरा रही है उसे देखकर। तो अपनी फालतूगिरी बंद करेगा? एक तो पहले से ही मेरा दिमाग फिरा हुआ है, ऐसी बातें करके दिमाग का दही मत कर।
और हाँ, सुरेश को फ़ोन कर दे, इस संजय की पूरी हिस्ट्री निकालने को बोल। उसकी जासूसी किस दिन काम आएगी। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है और सब बाहर जाते हैं, रवि सुरेश को फ़ोन लगाता है और सारी बात उसे बताता है। पहले तो सुरेश हंसने लगता है, पर जब गौरव ने उसे धमकाया तो वह भी रास्ते पर आ गया। देख गौरव, वैसे तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अच्छा होगा कि तू खुद जाकर गरिमा से अपने प्यार का इजहार कर दे। इन 2 सालों में दोनों एक ही क्लास में हो, किसी को भी उसमें इंटरेस्ट नज़र आया तो तू मुझे उसकी कुंडली निकालने के लिए कहता है और फिर मारपीट कर सब कांड वही बंद कर देता है। आखिर कितने दिन चलेगा ऐसा। इससे अच्छा है कि तू उसका दिल जीत ले, जिससे वो तेरी हो जाए। देख भाई सुरेश, अगर तुझसे काम ना हो रहा हो तो मुझे बता दे। यह गौरव बहुत पहुंची हुई चीज़ है, यहाँ की पुलिस तक मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, पर उस गरिमा के आगे मेरी एक भी नहीं चलती। छुप छुप कर देखता हूँ उसे। अगर उसने कभी नज़र उठाकर देख ली तो मैं नजरें मिला नहीं पाता। इजहार कैसे करूँगा। तू संजय की कुंडली निकाल, बाकी मैं संभाल लेता हूँ। शाम के 6 बजे अग्रवाल जी के घर के सामने एक लंबी सी ब्लैक मर्सिडीज आकर खड़ी होती है। अग्रवाल जी अपने बरामदे में बैठे हुए चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। अग्रवाल जी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, सत्या, सत्या बेटा देखो, सतीश आ गया है। सतीश चलकर अग्रवाल अंकल के पास आकर बैठता है। मैं यहाँ इंतज़ार करता हूँ अंकल, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। अग्रवाल जी हंसते हुए, कमाल है सतीश बेटा, मेरी ही बेटी को मेरे ही घर से घुमाने के लिए बाहर ले जा रहे हो और मेरे पास आकर बैठने की इजाज़त मांगते हो। ज़रा ज़्यादा शराफत नहीं हो गई अंकल। मैं शरीफ ही हूँ, क्या है ना, खुलकर बात ही नहीं कर पाता जल्दी। पर आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सत्या को मैं बहुत चाहता हूँ, पर अगर किसी दुर्घटना में मैं नहीं रहा तो मेरे कारण उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। कहते कहते सतीश की आंखें भर आई। अग्रवाल जी का भी दिल पसीज गया। ये बात मेरे दिल में तब आई थी सतीश बेटा, जब तुम एयरफोर्स के लिए फॉर्म भर रहे थे। बचपन से तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारे पिता ने और मैंने तो बाल विवाह भी करना चाहा था, पर समय बहुत आगे निकल चुका था, वरना हमारे पुरखों के कानून के हिसाब से सत्या तुम्हारी पत्नी होती। पर मन से तो वो अपना मान चुकी है तुम्हें, तो हम क्या कर सकते हैं। और रही बात किसी दुर्घटना की, तो हम सबका प्यार तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। और वैसे भी फ़िलहाल लड़ाइयाँ बहुत कम होने लगी हैं, देश सुधरने लगा है, लोगों में समझदारी ज़्यादा आ गई है। तुम अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा फैल जाता है, दोनों चुप हो जाते हैं। फिर अग्रवाल जी कहते हैं, भाई हमारी बिटिया कहाँ रह गई, दिखाई नहीं दे रही। अगर अपने जमाई बाबू से नज़रें हटाएंगे तब हम दिखाई देंगे ना। अंकल, हम तो कब से आपकी कुर्सी के पीछे खड़े हैं और आपकी इमोशनल बातें सुन रहे हैं, और आप बिना हमें भी रुला दिया आपने। वह तो अच्छा है कि वाटरप्रूफ मेकअप है मेरा, वरना पूरा बिगड़ जाता। गरिमा अपने बाल झाड़ते हुए बोली और टेंशन भरे माहौल में अचानक से हंसी गुजर गई। सच में सतीश बेटा, गरिमा का हाथ खींचकर उसको सामने की कुर्सी पर बिठाते हुए अग्रवाल अंकल कहते हैं, गरिमा जान है आप सबकी, किसी की आंखों में आंसू हो फिर भी इसकी बातों से होंठों पर हंसी आ ही जाती है। देखा ना कितनी जल्दी इसने माहौल बदल दिया। जितनी प्यारी है उतनी ही समझदार भी है। क्या चल रहा है पापा, कभी अपनी इस बेटी की भी तारीफ कर लिया करो। पीछे से सत्या कहती है, जो देखो वही गरिमा की तारीफों के बुल बांध रहा है। बड़ी प्यारी लग रही हो सत्या, गरिमा ने कहा। तो उसके पापा ने उसे सपोर्ट देने के लिए कहा, आखिर बेटी किसकी है। झट से गरिमा बोल पड़ी, आपकी टकलू अंकल। सब जानते थे कि अंकल टकलू के नाम से कितना चिढ़ते थे। तभी बरामदे में आती हुई आंटी बोली, जल्दी से निकलो बच्चों, नहीं तो अंकल का गुस्सा तुम लोगों पर बरस पड़ेगा। बेचारों की दुखती नस पर हाथ क्यों रख दिया इनके। जिस खेती के लिए है तरस गए हैं, उसी खेती को बंजर कह दिया तुमने। भागो बच्चों भागो। और कुछ साड़ी का पल्लू मुंह के पास लाते हुए हंसती हैं। भाग्यवान तुम्हें तो मैं देख लूँगा। बच्चों पर तो मैं फिर भी गुस्सा नहीं, पर तुमने हमारी इज्जत हंस हंस कर निकाली है। अग्रवाल जी अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं, बच्चे भी अपने ही हैं और मैं भी आपकी। अब घर परिवार के सामने क्या इज्जत का निकालना सोच रहे हैं। आप टकले हैं तो हैं, छोड़ दो ना पुरानी बातों को। आइए, आज माहौल भी है और वक्त भी। एक कप चाय की चुस्कियाँ हमारे साथ भी लीजिए सत्या के पापा, बड़े ही प्यार से अग्रवाल आंटी ने कहा। सतीश, गरिमा और सत्या मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। सत्या ने इवनिंग गाउन पहना हुआ है पर्पल रंग का, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सतीश सत्या से कहता है कि तुम आज बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो सत्या। सत्या शर्माकर मुस्कुराती है और अपनी गर्दन झुका लेती है। इस पर गरिमा हंसते हुए कहती है, आपका ही फेवरेट कलर है डार्क पर्पल।
कल आप डिनर पूछने आए थे और आज कॉलेज से आते वक्त 10 दुकानों में घुमाया है इसने मुझे। डार्क पर्पल कह कह कर नफरत करा दी इस कलर से इसने मुझे। वैसे जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं भाई वह तो लगभग 1 घंटा दूर है, तो मैं सो जाती हूँ। जब पहुंचेंगे तो जगा देना, तब तक आप दोनों टू बी कंटिन्यूइंग। सतीश ने देखा कि 10 मिनट के अंदर ही अंदर गरिमा गहरी नींद में सो गई। उसने सत्या का हाथ पकड़कर क्लच पर रखते हुए क्लच को आगे पीछे किया। सत्या उसकी तरफ झुकी हुई नजरों से देख रही थी। सत्या, मैं कल जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, बस इतना ही कहना था। बहुत जल्दी तुम्हारा सतीश फाइटर पायलट बन जाएगा और फिर शायद एक दिन दुश्मनों से लड़ने के लिए प्लेन भी उड़ाएगा। बहुत बेसब्री से इंतज़ार है मुझे उस दिन का। कसम से एक बात कहनी थी सत्या, जब से होश संभाला है तुम्हें ही चाहा है और तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी धड़कनों को भली भांति समझता हूँ मैं, पर किसी कारणवश मैं वापस नहीं लौटा तो अपनी दूसरी दुनिया बसा लेना। सत्या की आंखों में आंसू आ गए और वह गुस्से में भी आ गई। यह सुनने के लिए तुमने मुझे बुलाया था? मुझे लगा प्यार भरी बातें करोगे, मेरे लिए कुछ ऐसी यादें बनाकर जाओगे जिससे मैं आने वाले कई महीने खुश रहूंगी। पर तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो कि मेरा हर एक पल डर और दर्द में गुजरेगा। एक हाथ से गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़े हुए दूसरे हाथ से सत्या के आंसू पहुंच रहा था। सतीश कहता है, डरा नहीं रहा हूँ सत्या, तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूँ। कल को मेरी मौत की खबर सुनकर तुम टूट ना जाओ इसीलिए। पर डरो मत, मैं तुरंत किसी लड़ाई में नहीं जा रहा। पहली लड़ाई तो मैं तुमसे ही करूँगा, वह भी शादी के पहले दिन। सत्या शर्मा कर कहती है, तुम बिना सतीश पल में रुलाते हो और पल में मैं क्या जवाब दूँ समझ में ही नहीं आता। तुम्हारी यही अदा मुझे पागल सा बनाती है। पर एक बात ध्यान से सुन लो, मैं भी एक फाइटर पायलट की बनने वाली पत्नी हूँ और उसकी प्रेमिका हूँ। कभी भी देश के काम के प्रति आड़े नहीं आऊँगी, बल्कि गर्व रहेगा मुझे कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ या पत्नी बनूंगी। यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुंह से। अब सांस कभी भी बंद हो जाए कोई फिक्र नहीं है। ऐसा ना कहो सतीश, तुम्हारी सांसें चलती है तो मेरा दिल धड़कता है। अगर मेरी धड़कन को बंद नहीं होने देना चाहते तो अपनी सांसों को कभी बंद मत करना। टू बी कंटिन्यूड।